अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर के सर्राफा व्यापारी लूटकांड के मुख्य आरोपी जिसका पुलिस एनकाउंटर हुआ उसके परिवार से बात की। क्या जानना चाहते थे अखिलेश यादव और क्यों अब पूरी समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के साथ खड़ी हो गई है, ये जानते हुए भी कि उस पर इसके पहले से भी कई गंभीर आरोप रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है, कैसे हमलावर है समाजवादी पार्टी, हम आपको ये दिखाएंगे। और इसके जवाब में बीजेपी के बड़े नेता कैसे अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर नहीं बल्कि जाति देखकर बचाव हो रहा है। सभी नेता क्या कह रहे हैं हम समझेंगे और परिवार क्या कह रहा है ये भी बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कैसे मंगेश यादव की शव यात्रा निकाली गई। बाकायदा शव यात्रा ऐसे निकली मानो कोई शहादत दी हो। इसके अलावा अपर्णा यादव ने आज अपना महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया, नाराज हैं। किस मंत्री ने मुलाकात की और अपर्णा यादव ने शीर्ष नेतृत्व में किन से बात की या करने की कोशिश की, तो क्या वो ज्वाइन करेंगी, ये भी समझेंगे। और आखिर में प्रयागराज के उस मदरसे को नोटिस दे दिया गया है कि वहां अवैध निर्माण भी हुआ है। जी हां, वही मदरसा जहां पर फेक जो पैसे छापने की मशीन, फेक नोट छापने की का जो पूरा भंडाफोड़ हुआ, जहां से फर्जी मशीनें और नोट मिले, उसकी अब उसको नोटिस दिया गया है और हो सकता है कि उस पर भी कार्रवाई हो। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सुल्तानपुर के लूटकांड में जिस मंगेश यादव को आरोपी बनाया गया था और जिस मंगेश यादव पर आरोप है कि उसने लूटकांड को अंजाम दिया था कई अपने साथियों के साथ, उसके एनकाउंटर के बाद मामला समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ में ले लिया है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आरोप यह लग रहा है कि सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। अगर वो जाति यादव है या मुसलमान है तो सरकार उसका एनकाउंटर कर रही है, और अगर दूसरी जातियां हैं या फिर जो ठाकुर बिरादरी है उसे सरकार की तरफ से संरक्षण मिल रहा है। ये आरोप है कि उन्हें सरेंडर करा लिया जाता है, उन्हें पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है, जबकि मंगेश यादव को मार दिया गया, मंगेश यादव को एनकाउंटर कर दिया गया। ये थी घटना, इस पर सियासत तेज है। लेकिन अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिवार से फोन पर बात की है। फोन पर उन्होंने पूरी बात समझने की कोशिश की। कब हुआ ये घटना, कैसे हुआ, मंगेश कहाँ था, कब क्या उसको पुलिस ने बुलाया, उसकी गिरफ्तारी कहाँ हुई, वो कब तक घर में था, ऐसी तमाम बातें खुद अखिलेश यादव ने जानी हैं। और ये बात बताई है जिस लड़के ने मंगेश यादव के परिवार से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कराई। तो पहले उस बयान को सुन लीजिए, कैसे जिसे एसटीएफ ने मार गिराया हो ये कह के कि ये लुटेरा है, ये दुर्दांत है, ये मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है, अखिलेश यादव ने उसके परिवार से बात की है। सुनिए जिस लड़के ने बात कराई परिवार से वो क्या कह रहा है। इसका फोन आया था, क्या क्या बात हुई, किससे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया था कल। उन्होंने बात करा, उन्होंने परिवार के लोगों से भी बात किया और घटना को जानने की, वापस से जो है तह तक जाने की कोशिश करी कि एक माइन्यूट चीज़ों पे वो नज़र रख रहे थे। सारे सवाल किए, पूछा उन्होंने, और उन्होंने परिवार को ढांढस बताया कि उनके साथ न्याय मिलेगा और उनके साथ अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे इसको, और अंत तक इसको जो है जस्टिस उनको दिला कर रहेंगे हर हाल में। जानकारी दी अखिलेश यादव ने? उन्होंने पूछा कि जैसे कि गोली पास से लगी, दूर से लगी, कैसे लगी, वो घटना स्थल पर था कि कहाँ था वो लड़का, कहाँ नहीं था, तो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको अवगत कराया गया। लोगों ने यहाँ पे अवगत कराया। परिवार के किन सदस्य से बात हुई? उनके जो है बहन से बात हुई थी और उनके जो है कजिन से बात हुई थी। तो आपने बातें सुनी, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उन्होंने ये भी आरोप लगाया
कि मंगेश को घर से उठाया गया, मंगेश को बिल्कुल सटाकर गोली मारी गई और अब समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और ये कह रही है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है ये जाति देखकर किया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो मंगेश अपराधी है या नहीं ये बचाव नहीं कर रहे, लेकिन वो इसके तौर तरीकों से बेहद खफा हैं कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए उनकी टीम, उनका प्रतिनिधिमंडल जो उनके बड़े नेताओं का है वो मंगेश के घर पहुंचा। तस्वीरों को देखिए, एक समाजवादी पार्टी इकलौता ऐसा दल है, पार्टी है जो उस आरोपी के घर पहुंचा है जिस पर सुल्तानपुर में लूट का आरोप है और जिसे एनकाउंटर कर दिया गया है। इन तस्वीरों को देखिए और निकलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के नेता जो कि विधान परिषद में दल के सदन के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है और कैसे आरोप लगाए हैं ये भी सुनिए। नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके तो वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है, ये आयातित है, दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा। उधर अखिलेश यादव के मंगेश के साथ, मंगेश के परिवार के साथ और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करने के बाद अब बीजेपी अखिलेश यादव को निशाने पर ले रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अभी तक अपराधियों के साथ उनकी पार्टी हुआ करती थी जो खुल्लम खुल्ला नहीं थी, लेकिन इस मामले पर अब पार्टी का रुख साफ हो गया है और अब वो खुलकर अपराधियों के समर्थन में आ गई है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बातें कही हैं, इसे लेकर संजय निषाद ने बातें कही हैं, इस पर ओम प्रकाश राजभर ने रिएक्शन दिया है और कई मंत्रियों ने बातें की। लेकिन आपको बताएं कि आखिर जब किसी शख्स पर आरोप लगा कि वो लुटेरा है, उसने कांड को अंजाम दिया है और एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है, तो आखिर अखिलेश यादव खुलकर और उनकी पार्टी खुलकर कैसे मंगेश यादव के साथ खड़ी हो गई। दरअसल अब इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी आर पार के मूड में है। दरअसल पार्टी को लगता है कि अभी भी 7 ऐसे आरोपी हैं जिन पर इनाम घोषित किया है इस सरकार ने। इसी मामले में 3 एनकाउंटर यानी कि पैरों में गोली लगने के बाद पकड़कर जेल भेजे जा चुके हैं। एक विपिन सिंह जिसने दूसरे मामले में रायबरेली में सरेंडर किया है और वो जेल जा चुका है। लेकिन 7 अभी जो बाहर हैं जिन पर 1-1 लाख का इनाम सरकार ने रखा है, उसमें से 3 यादव लड़के हैं, 3 मुसलमान हैं और 1 दूसरी बिरादरी के। ऐसे में पार्टी को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का भी कहीं एनकाउंटर हो जाए। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें लगता है कि अब इस पर खुलकर मुखर होकर सरकार से 2-2 हाथ करने का वक्त आ गया है और इसीलिए सभी नेता अब खुलकर आरोप लगाने लगे हैं कि सरकार जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। हालांकि बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है, सरकार इसे सिरे से नकार रही है और कह रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पुलिस को खुली छूट है, अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो ऐसे ही उसका जवाब दिया जाएगा। खैर, एनकाउंटर की यह सियासत अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है। अभी तक बचते बचाते सपा या तो ट्वीट करती थी या इस पर बयान देती थी, लेकिन मंगेश यादव के साथ खड़ी हो गई है। और आप इसका उदाहरण ऐसे देखिए कि मंगेश यादव यूं तो अब वो उसके ऊपर एक अपराधी का तमगा लग चुका है, क्योंकि वो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उस पर बहुत संगीन आरोप हैं और 7 मुकदमे पहले से उसके ऊपर गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। लेकिन आज जब उसकी शव यात्रा निकली तो बाकायदा उस गाड़ी के बाहर उसकी बड़ी सी तस्वीर लगी थी, उस पर
बड़ा सा एक माला डला था और पुलिस की सुरक्षा में इस शव यात्रा को निकाला गया है। शव यात्रा के आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे सरकार ने जिसे एनकाउंटर में मारा, जिसे क्रिमिनल कहा, उसकी एक शव यात्रा ऐसे निकाली जा रही हो मानो उसने शहादत दी हो। इन तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल आमने सामने होकर दो हाथ करने के लिए सरकार से तैयार दिखती है। बीजेपी जो कहे, मंत्री जो कहें, सरकार जो कहे, लेकिन अब अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अब उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि कौन उनकी पार्टी पर क्या इल्जाम लगाता है, वो अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उनकी पूरी पार्टी भी एक एक एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपर्णा यादव की। तो वही हुआ जिसकी बात हम लोग एक दिन पहले कर रहे थे, अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव ने आज महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया। वो नाराज हैं। नाराज इस बात से हैं कि अपर्णा यादव को अगर महिला आयोग में पद दिया ही गया तो उपाध्यक्ष क्यों दिया गया। अध्यक्ष का पद बबीता चौहान को दिया गया है। उनके अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बबीता चौहान कभी सपा में थी, नेताजी के पास आया जाया करती थी, और तब अगर माहौल के हिसाब से देखा जाए तो वो अपर्णा यादव कम से कम बबीता चौहान के अंडर में काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी के नेता लगातार उन्हें समझा रहे हैं कि इस पार्टी में का जो अपना नियम, कानून, कायदा है, उसमें कोई पद बड़ा नहीं होता और आपको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन आज दिन भर, या यूं कहें जब से इसका ये नोटिफिकेशन निकला है, उसके बाद से ही अपर्णा यादव अंडरग्राउंड है। ये ज़रूर है कि वो अपना ये दर्द, अपनी व्यथा वो अपनी पार्टी में लोगों से बता रही। पहले उन्होंने अध्यक्ष से बात की, इसकी भी जानकारी आई और अध्यक्ष ने कहा कि पद छोटा बड़ा नहीं होता, आप उस पद को ज्वाइन करें। लेकिन अपर्णा यादव को लग रहा है कि ये उनके कद के विपरीत है। पार्टी के लोगों को, सपा के लोग इसलिए खुश हैं कि अगर वो पार्टी छोड़कर गई तो बीजेपी ने उनके साथ खेल कर दिया। लेकिन उन्हें मनाने का भी दौर चल रहा है और दया शंकर सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो मिलने पहुंचे थे अपर्णा से। उन्होंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो मानी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी तमाम लोगों ने, चाहे अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सदस्य हों, सचिव हों, सबों ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन अभी तक अपर्णा यादव ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है और वो अपनी नाराज़गी को खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन अब उनकी नाराज़गी खुलकर सार्वजनिक होती जा रही है। न तो उन्होंने एक्स पर कुछ लिखा, ना ही उन्होंने किसी की बधाई स्वीकार की। यहाँ तक कि उनके उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कई जगह पोस्टर भी लगे हैं। आप पोस्टर की इन तस्वीरों को देखिए, पोस्टर भी लगे हैं, लेकिन वो इस जहाँ पर उनको सम्मानित करने के लिए पोस्टर लगाए गए वो वहाँ भी नहीं पहुँची और उनकी नाराज़गी अब बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि देर सवेर अपर्णा इस पद पर आएंगी। वो अपने पूरे ग्रीवांसेस को पार्टी के बड़े नेताओं तक रखने के बाद आएंगी और ज़रूर आएंगी। और आपको एक और खबर बता दूं कि चर्चा ये है और जानकारी भी ये है कि उन्होंने आज सुबह अमित शाह से, जो कि गृह मंत्री हैं और शीर्षस्थ नेताओं में हैं, उनसे अपनी ये शिकायत की है। क्या उधर से कहा गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज जब तमाम लोगों ने पदभार ग्रहण कर लिया तो भी अपर्णा यादव ने ये पद नहीं स्वीकार किया है। तो क्या वो पद स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी? तो सचमुच अपर्णा यादव को लगता है कि उनके साथ खेल हो गया, ये उनके स्टिचर के खिलाफ है। लेकिन हमारी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या आने वाले दिनों में वो इस पद को ज्वाइन करती हैं या नहीं। लेकिन नाराज़ हैं तो क्या वो बीजेपी में ही रहेंगी या फिर उन्हें लग रहा है कि ये उनका घर नहीं है, वो वापस सपा जाएंगी।
अगर चर्चाओं की माने तो चर्चाएं ऐसी हैं कि वो दोबारा से शिवपाल यादव के संपर्क में हैं। वैसे तो परिवार है, संपर्क में हमेशा रहती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अगर वो संपर्क में हैं तो फिर ये बीजेपी के लिए भी एक गंभीर विषय होने वाला है। क्योंकि अगर 2 साल पहले आई अपर्णा छोड़कर वापस चली जाती है, हालांकि इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि बीजेपी से सपा में जाने के बाद फैसला शिवपाल यादव नहीं अखिलेश यादव लेंगे, और अखिलेश यादव और उनके परिवार और अपर्णा यादव की जो केमिस्ट्री है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन नज़र इस बात पर ज़रूर होगी कि आखिर अपर्णा का अगला मूव होता क्या है। अगली खबर। तो अब बात उस प्रयागराज के मदरसे की जिसमें नोट छापने के फर्जीवाड़े का, नोट छापने के एक बड़े सिंडिकेट का कुछ दिन पहले भंडाफोड़ हुआ। दरअसल इस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे और तकरीबन 13 लाख रुपए के नोट, नकली नोट बरामद किए गए, उनकी मशीनें बरामद की गई और ये सब कुछ मदरसे के एक तल्ले पर चल रहा था। इस मदरसे का नाम है जामिया हबीबिया मस्जिद आजम और ये प्रयागराज का मदरसा है। हालांकि इस मदरसे को अब सील कर दिया गया है। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए ने बाकायदा इस मदरसे के संचालक को एक नोटिस जारी किया है और आप इस नोटिस को देखिए और इस नोटिस में लिखा है कि 3000 वर्ग मीटर का ये जो मदरसा है, इसके पहले तल्ले पर, दूसरे तल्ले पर ढेरों कमरों का निर्माण किया गया है। 18 सितंबर तक मदरसा संचालकों को ये कहा गया है कि वो पूरे कागजात के साथ, नक्शे के साथ और के साथ पहुँचें ताकि वो पूरा विवरण दे सकें कि आखिर ये जो निर्माण हुआ है ये कैसे हुआ है। अन्यथा उसी नोटिस में पूछा है कि अगर ये अवैध है तो इसे क्यों न तोड़ दिया जाए। यानी कि मदरसे पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इस नोटिस से ये साफ दिखाई देता है। तो आपको बताएं कि अब पीडीए का नोटिस पहुंच चुका है और इस मदरसे में नकली नोट छापने का पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया। कई मौलाना इसके जद में आए और इसके अलावा बहुत सारे जो छात्र हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, ऐसे राज्यों से आए छात्र अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जा चुके हैं। ऐसे में 18 तारीख के बाद अगर संतुष्ट पीडीए नहीं हुआ तो फिर इस पर ध्वस्तीकरण होगा, इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।